कांग्रेस के महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि आज दूसरे चरण का चुनाव है। पहले चरण के बाद ही मैंने कहा था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर और मध्य भारत में बीजेपी हाफ हो जाएगी। दो चरण के बाद, पहले चरण के बाद ही मैंने कहा था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर भारत में बीजेपी हाफ, और आज भी वही नतीजा आपको देखने को मिलेगा। पहले दो चरण के बाद बिल्कुल साफ हो गया है कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर और मध्य भारत में बीजेपी हाफ। तो कोई गुंजाइश नहीं है बीजेपी को जनादेश मिलने का 2024। तो बीजेपी को जनादेश मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा लगता है जयराम रमेश को। कांग्रेस के जाने माने नेता हैं, मनमोहन सरकार में पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं और इनको अब ये भान होने लगा है कि दक्षिण भारत में बीजेपी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। इसके साथ इनका कहना है कि जो उत्तर भारत है और जो मध्य भारत है उसमें बीजेपी हाफ हो जाएगी। इस पूरी खबर पर और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी यहाँ पर थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। उनसे भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या जयराम रमेश के दावे में कोई दम है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 लोकसभा सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान लगातार हो रहा है। इसी बीच में जयराम रमेश ने जिस तरह से बयान दिया कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ हो जाएगी, क्या जयराम रमेश को कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद ये लगने लगा है कि बीजेपी का कोई वहां पर जनाधार नहीं बचा है, या जयराम रमेश को यह लगता है कि दक्षिण भारत में बीजेपी ने जिस तरह से प्रत्याशियों को टिकट बांटे उन प्रत्याशियों में कोई दम नहीं है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। और लोकसभा के रण में दूसरा चरण को लेकर मतदान लगातार चल रहा है। और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ अशोक पांडे यहां पर जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बीजेपी के जाने माने प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक जी टीएनपी न्यूज पर। जी धन्यवाद। जिस तरह से जयराम रमेश एक बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, इसके बाद जो आने वाले चरण होंगे इन सभी में दक्षिण भारत से बीजेपी साफ हो जाएगी। क्या इनकी बात में कोई दम है? देखिए, दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी अब अपना खाता खोलने जा रही है और हम बहुत तेजी से वहां आगे आएंगे। अभी उनके समझ में ये नहीं आया कि जो 13% से बढ़ करके आज हम वहां 27% पे पहुंचे दूसरी चुनाव 2019 के चुनाव में, और इस बार जो हमारा प्रतिशत वहां बढ़ रहा है, जिन जगहों पर हमारी कोई स्वीकार्यता नहीं थी वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से, राम मंदिर जो 500 वर्षों बाद राम मंदिर का स्थापित हुआ है, उस राम मंदिर से, और जो हमने कार्य किए हैं, तमाम योजनाएं जो बिना किसी भेदभाव के लोगों को योजनाएं दी गई हैं, उसका लाभ मिलने जा रहा है। जयराम रमेश जी, चूंकि ये सब लोग एयर कंडीशन में बैठ करके अब तक कांग्रेस के लिए काम करते रहे, ये लोग वही लोग हैं जो दूसरे के धन पे डाका डाल करके और जनता को देने की बात करते हैं। पूरे दुनिया में ऐसा कहीं अभी तक कोई कानून नहीं बना है कि जो 4 औरत 40 बच्चों को दे दिया जाए। जो जिसके पास 4 औरत हो, 40 बच्चे जो पालता हो, उसको हम उठा के दे दें। हमने इसके पहले भी इनके लिए बोला है कि ये लोग जानबूझ करके ऐसी समस्या पैदा कर रहे हैं जिससे कांग्रेस और गर्त में चली जाए। ठीक है, तो ये जो एयर कंडीशन में रहने वाले लोगों के पास कोई ग्राउंड की जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे कोरोना काल से लेकर के आज किसी भी काल में ठीक है। अशोक जी, बीच में रहता है। आपकी इन तमाम बातों का उत्तर देने के लिए कांग्रेस से भी हमारे साथ अशोक सिंह यहां पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अशोक जी टीएनपी न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर आपके ही नाम के अशोक पांडे जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं। इनका ये कहना है कि कांग्रेस हमारे प्रिय मित्र हैं, और अशोक जी चूंकि पहले फेज के जो रिजल्ट तो अभी नहीं आए हैं, मगर पहले फेज की वोटिंग में और दूसरे फेज की वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी की घबराहट का नतीजा है। जिस तरीके की प्रधानमंत्री भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की भाषा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, सवाल इस बात का है कि मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है देश में। 2014 में क्या देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या वादे किए, तो उन बातों पर कहाँ अमल हुआ? 2 करोड़ रोजगार मिले, काला धन, बहुत सारे सवाल है। हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज को दिखना चाहिए। में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सरकार की छवि गिरती है। इस तरह के सवाल देश के प्रधानमंत्री ने कहा, अशोक सिंह ने नहीं कहा। सवाल है कि जनता जनार्दन सुनने जा रही है और एक देश में नई सरकार मिलने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री को, बीजेपी सरकार को 10 साल
छलावे के रूप में देखा जा लेकिन रहा है। सिंह साहब लेकिन यहाँ पर पांडे जी का ये कहना है, सुनिए तो पहले उनकी बात को भी आप साथ में लेते चलिए ना। ठीक है, उनकी बात को भी सुनकर आप एक बार अपने उत्तर को फिर आप पूरा कर दीजिएगा। इनका ये कहना है, भूल जाएंगे। नहीं सुनिए तो सुनिए, अरे ऐड कर लीजिए बस, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बस हमारे वो पढ़ करके आए हैं, सब याद करके आए हैं, उनको बोलने दीजिए। ठीक है सिंह साहब सुनिए तो, नहीं ठीक है पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। पांडे जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। सिंह साहब आपके ही मित्र अशोक पांडे जी का ये कहना है कि भाई महंगाई पर बात तो हम लगातार करते हैं, बेरोजगारी पर हम बात करते हैं, शिक्षा पर बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस जो लगातार सियासत करती आई है ध्रुवीकरण की, वो आदत कांग्रेस की नहीं छूट रही। इनका ये कहना है पांडे जी का। अब आप अपने उत्तर को दीजिए सिंह साहब। राम मंदिर की बात है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। मोदी जी किस बात को लेकर कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी किस बात पे बोलते हैं, योगी जी किस बात को बोलते हैं। योगी जी क्यों नहीं बात करते हैं कि पर्चा लीक क्यों हो रहा है, लोगों को रोजगार कम मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल है महंगाई और रोजगार को लेकर। किसानों की आय दुगनी हो गई, मैंने नहीं कहा। ये वही देश है, वही उत्तर प्रदेश है जहां 1200 किसानों की शहादत हो जाती है। कौन जिम्मेदार है? काले कानून लागू किसने किए और वही काले कानून वापस लेने पड़े, ये जिम्मेदारी किसकी है? जिसका कहते हैं ना, एक पुरानी कहावत उत्तर प्रदेश में है कि जाकी न फटे बिवाई वो क्या जाने पीठ पर आई। तो हालत यह है कि न तो मोदी जी को समझ में आता है ना योगी जी को समझ में आता है। बच्चों के साथ खिलवाड़ करना, किसानों के साथ धोखा देना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है। अच्छे दिन का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 10 साल के कार्यकाल में, और यही कारण है कि घबराहट कर लीजिए। आज चुनाव पड़ रहे हैं और पिछले चुनाव एक फेज का चुनाव हो गया है, घबराहट का नतीजा। ठीक है, मैं पांडे जी आपके पास आऊं। इसके बीच में मैं एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता देता हूं, क्योंकि दूसरे चरण की वोटिंग में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है उसके रुझान भी अब सामने आए हैं। और जिस तरह से लगातार प्रतिशतों के बारे में एक बार हम अपने दर्शकों को बता दें, और दूसरे चरण की वोटिंग में त्रिपुरा मणिपुर अव्वल है। 3 बजे तक त्रिपुरा में 69% का मतदान हुआ है। यह बड़ा अपडेट सबसे पहले टीएनपी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं, जहां त्रिपुरा मणिपुर अव्वल बना हुआ है। सबसे अधिक मतदान 69% का इन 2 राज्यों में हुआ है। मणिपुर में 68.48% का मतदान, और इसके बाद महाराष्ट्र में सबसे कम 43% का मतदान हुआ है। ये बड़ा अपडेट आपको सबसे पहले टीएनपी न्यूज पर हम दे रहे हैं, और लगातार हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अशोक पांडे जी, यहां पर अभी देखिए आपके मित्र अशोक सिंह जी का कहना है कि भाई बेरोजगारी की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए, महंगाई की बात कर लीजिए, आप इन पर बात नहीं करते, आप बार बार ध्रुवीकरण की बात करते हैं क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान करना है। इनकी बात में कोई दम है? क्योंकि इनका सीधा आरोप यही है कि आप खुद ही ध्रुवीकरण करते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा विषय था उसका विषयांतर करने में माहिर है हमारे बड़े भाई, और चूंकि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आपका विषय था कि दक्षिण में संभावनाओं पर, तो मैं कह रहा हूँ कि तमिलनाडु में जो मोदी का जो इस बार हम संभवतः इतिहास रचने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम इतिहास रच देंगे, लेकिन मैं इतिहास रचने जा रहा हूँ। 27 सीटों पर चुनाव हुआ था, और जो 27 सीटों में अगर आप इसकी चिंता करें तो 2014 में अन्ना द्रमुक 38 सीटें जीती थी। ठीक है। 2019 में स्टालिन के नेतृत्व में भी द्रमुक गठबंधन सरकार जीता था, क्योंकि वहां पर ये नियम है, तमिलनाडु में एक मुश्त वोट होता है। और अगर वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से परिवारवाद, वंशवाद के विरुद्ध जनता एकजुट हो रही है, जिस प्रकार से अप्रत्याशित प्रदर्शन वहां आपको देखने को मिल सकता है, हमें पूरी उम्मीद है कि एक बहुत अच्छी संख्या में, बहुत अच्छे मार्जिन में भारतीय जनता पार्टी की सीटें वहां जीतने जा रही हैं, क्योंकि उनका ट्रेंड है, वो एकमुश्त वोट करते हैं, और वह उनकी योजनाओं का लाभ जो उनको मिला है उसका असर प्रधानमंत्री जी के हर रैली में वहां देखने को मिला है। जहां तक आपका तमिलनाडु के बाद आपका, अगर मैं केरल की बात करूं, तो केरल में भी लोकसभा चुनाव में 13% मतदान रहा था भारतीय जनता पार्टी का, और वो जहां पर 49% अल्पसंख्यक रहते हैं और 51% हिंदू हैं, वहां हमको ये लग रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में मतदाताओं का नेतृत्व वहां समाप्त हुआ है, और जो लोगों के बीच में जो इन्होंने बंदर बांट करके और रुपया को खींच करके दूसरों में बांटने का जो ये लाए हैं एजेंडा, उससे वहां के लोग बहुत ज्यादा रुष्ट हैं। और राम मंदिर के प्रति भी उन लोगों का बड़ा आकर्षण है, योजनाओं के प्रति भी आकर्षण है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि एलडीएफ और यूडीएफ की राजनीति और रिवर्स सेकुलरिज्म का समान आचार संहिता के भीतर जो लाया है, जो सीएए हम लेकर के आए हैं, अनुच्छेद 370 में जो हमने काम किया है, उसको देखते हुए हमको पूरी तरह से उम्मीद है कि केरल में भी हमारी सीटें आएंगी, और हो सकता है कि राहुल गांधी भी चुनाव हार जाएं। ठीक है, तो आपका ये है पूरी तरह से दावा यहां पर कि वायनाड में राहुल गांधी हार सकते हैं। सिंह साहब, इनका तो ये कहना है कि भाई दक्षिण में साफ होने की बात आप हमारे लिए करते हैं, लेकिन राहुल गांधी वायनाड से इस वक्त साफ हो सकते हैं।
देखिए, मैं भविष्य वक्ता तो है नहीं, मगर देश की जनता राहुल गांधी जी को वायनाड की आज चुनाव वहाँ पड़ रहे हैं और दूसरी बार पार्लियामेंट भेजने जा रही है। मगर सवाल मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, अशोक जी ने सारी बातों को परिवारवाद से लेकर महंगाई के चर्चे पे नहीं आए। अशोक जी बेरोजगारी पे चर्चा पे नहीं आए। भाई अगर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी है, अशोक जी भारतीय जनता पार्टी का टावर नेता है, तो बताए पेपर लीक हो जाते हैं, किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही है? आखिर रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहे हैं लोगों को, क्यों नहीं भर्तियां ठीक समय से हो पा रही हैं? जवाबदेही किसकी है और जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते हैं लोग? देखिए पांडे जी बोलिए। 4 राज्यों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, अरे भाई उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, तमिलनाडु देश की जनता जनमत देने जा रही है, तो केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सब जगह। पांडे जी सुनिए तो, ठीक है सिंह साहब मैं आपकी बात को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। पांडे जी, इनका यह कहना है कि आपकी सरकार ऐसी है कि अधिकार सारे उनके पास हैं, लेकिन जब बात दायित्व की आती है, जब बात जिम्मेदारी की आती है, तो आप लोग पीछे हट जाते हैं। पेपर लीक जब होता है तो आप बोलते थे भैया वहां का अधिकारी फेल हो गया, वहां की एजेंसी फेल हो गई। तो इनका यह कहना है कि आखिर जब सरकार हर चीज में आगे आती है, तो जहां पर फेल्योर होता है, जहां पर सरकार की कुछ विफलताएं सामने आती, तब आप सामने क्यों नहीं आते? बिल्कुल सामने आते हैं। आप ये बताइए कि पेपर लीक के मामले में क्या किसी और ने उजागर किया है? आज तक कोई भी राज्य सरकार का मामला रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने स्वयं जांच कराई है और स्वयं जांच में दोषी पाए हुए लोगों को निलंबित किया। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा नौकरियां लेने का काम भारतीय जनता पार्टी के इसमें हुआ कि जिन लोगों को हमने बर्खास्त किया है, जो लोग दायित्व को निभा नहीं पाए, उनको बर्खास्तगी तक हमने की है। सबसे ज्यादा बर्खास्तगी पूरे देश में अगर कहीं तो उत्तर प्रदेश में हुई है। हमने कठोर दंड का प्रावधान रखा है, 0 टॉलरेंस का प्रावधान रखा है और किसी और ने मामला नहीं उजागर किया। कांग्रेस हमारी विपक्ष सरकार है, हमारी समाजवादी पार्टी विपक्ष के नेता हैं, जरा बताएं कि उन्होंने कोई एक मामला उजागर किया हो, कहीं एक मामला कहीं उठाया हो? ये तो सड़क पे राजनीति नहीं करते। ये सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े महलों में रहने वाले लोग हैं, अपार धनाढ्य लोग हैं, राजघराने के लोग हैं। ये सब एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके काम करते हैं, हम लोग ग्राउंड पे जमीन पे जाके काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए तो मैंने आपसे उसी दावे ठीक पे है, कहा है मैं आपकी बात समझ गया। और अभी थोड़ी देर पहले सिंह साहब आप लगातार कृषि कानूनों की बात कर रहे थे। ठीक है, मैं आपकी बात को मैं इनके पास पहुंचाता हूं ना, दूसरे तरीके से लड़ने की यहां पर क्या जरूरत है? सिंह साहब, इनका यह कहना है कि आप बात करते हैं सुधारों की, लेकिन जब एक सुधार का मौका आया था, कृषि कानून लाए गए, जिस तरह से कृषि कानून वापस हुए, क्या आने वाले 20 से 30 सालों में, 40 सालों में कोई सरकार इतनी हिम्मत करेगी कि कृषि से संबंधित कोई सुधारक कानून ला पाए? क्योंकि एक मिनट, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, आर्थर डंकन प्रस्ताव पे समझौता तो कांग्रेस ने किया था, लेकिन जब सुधार की बात आती तब आप लोग भी पीछे हट जाते हैं। तो क्या आप कोई एक सुनिश्चित कदम उठाएंगे किसानों के लिए, या सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे? मुझे अशोक जी एक सवाल का जवाब दे दें। मैंने अभी कहा कि 1200 किसानों की शहादत हो गई, किसानों पर गाड़ियां रोक दी गई, ये जिम्मेदारी किसकी है? हम बहुत सारी बातें कर लेंगे, चुनाव चल रहा है, चुनाव में जनता अपना जजमेंट देने जा रही है, 4 जून को परिणाम आ जाएगा, हम नई सरकार देंगे, दावे के साथ कह रहा हूँ। मगर मुझे बता दीजिए कि जिसका कलेजे का बेटा जाता है ना, उसे ही पता चलता है। 1200 किसानों की देश में शहादत हो जाए और सरकार के कानों पर जू न रहेंगे, फिर वो काले कानून वापस लेने पड़े, ये जिम्मेदारी किसकी है? जिसका कलेजे का चिराग जाता है ना, उसे पता चलता है कि जिम्मेदारी किसकी और जवाबदेही किसकी है। आखिर जिम्मेदारी जो वायदे किए 2014 में और आज 2024 में, कितने वायदे पूरे हुए देश में? जुमलेबाजी करना सबको आता है। ठीक है, जनता के बीच में आप भी हैं, जनता के बीच में बीजेपी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहां पर जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, बताने के लिए कि आखिरकार कांग्रेस ने क्या तैयारियां की हैं। और बीजेपी की तरफ से अशोक पांडे जी ने भी बेहतर तरीके से समझाया कि आखिर सरकार के मुद्दों के साथ जनता के बीच में एक बार फिर से दम भर रही है। और अधिक जानकारी, बातचीत के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझाने के लिए, मतदान के रुझानों को एक बार फिर से विश्लेषित करने के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता नितिन अवस्थी